देखें चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है ध्वनि एवं तरंग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तरंग की, बात करते हैं कि तरंग क्या होता है, ठीक है ना। तो समझिए तरंग क्या होता है। देखें तरंग का मतलब ये होता है, इसकी यदि डेफिनेशन अपन देखें, तरंग वेव क्या होती है, वेव ऊर्जा स्थानांतरण की क्रिया तरंगों द्वारा होती है। तरंगे क्या होती है, इनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण किनके द्वारा होता है, तरंगों के द्वारा होता है। अब देखिए तरंगे कई प्रकार की होते हैं। सबसे पहले अपन तरंग की बात करें तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखें, ठीक है, तरंगे देखें अपन तरंगे सबसे पहले अपन इसे कई भागों के अंदर डिवाइड करते हैं तरंगों को। सबसे पहले अपन देखते हैं माध्यम के आधार पर। किसके आधार पर, देखें कई प्रकार। एक तो देखें अपन माध्यम के आधार पर, एक देखें कंपन कणों के आधार पर, और तीसरा हम देखें ऊर्जा के गमन के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करना चाह रहे हैं माध्यम के आधार पर, ठीक है। माध्यम के आधार पर क्या होता है, माध्यम देखें सबसे पहले माध्यम के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंग और एक आपके पास होती है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के अंदर यानी यांत्रिक जो तरंगे होती है उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए। जैसे ध्वनि है तो ध्वनि बिना माध्यम के आप सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते। तो ध्वनि जो तरंग है वो आपकी कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग। इसको याद रखें आप, ठीक है। क्योंकि आप बोलेंगे और जब माध्यम नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तो फिर ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करेगी। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि यांत्रिक जो तरंगे होती है उनके लिए किसकी ज़रूरत होती है भाई, माध्यम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है। याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक जो तरंग है इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किनके लिए, अयांत्रिक। दोबारा समझ लिए, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे ये क्या हुए, ये माध्यम के आधार पर हमने इन दो तरंगों को बांटा, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, ठीक है। अब यांत्रिक तरंग जो होती है वो भी फिर आगे दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखें, सबसे पहले अपन यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यांत्रिक तरंग, अब ये यांत्रिक तरंग को आप चाहे दो भागों के अंदर डिवाइड कर लो या फिर कंपन कणों के आधार पर इसे बोल दो। कंपन कणों के आधार पर, कंपन के आधार पर बोल दो। कौन सी, एक तो आपके पास आती है अनुप्रस्थ, एक तो कौन सी आती है, अनुप्रस्थ, और एक आपके पास आती है अनुदैर्ध्य तरंग। इसको अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं, अपने हिसाब से बोल लें। तो डिवाइडेड हैव टू टाइप्स, देन फर्स्ट टाइप ये अनुप्रस्थ हो गई और सेकंड क्या हो गई, अनुदैर्ध्य। ये किसके प्रकार है, यांत्रिक तरंग के प्रकार है। किसके प्रकार है, यांत्रिक तरंग के प्रकार है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं अनुप्रस्थ तो क्या होती है और अनुदैर्ध्य क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ की। अनुप्रस्थ समझेंगे अनुप्रस्थ क्या है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग ये होती है ऐसी तरंग जो माध्यम के लंबवत गति करते हैं। जैसे समझे आप, ये तरंग हो गया, बताइए ये माध्यम के लंबवत है या नहीं। या इसको समझने के लिए आप और आसानी से समझना चाहो, मान लो ये आपका माध्यम है, इधर जा रहा है, तो ये तरंग इसके क्या करेगी, लंबवत गति करेगी। कैसी गति करेगी, लंबवत गति करेगी। कैसी गति करेगी, लंबवत। उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग के अंदर क्या होती हैं, सरंग व गर्त। सरंग व गर्त उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, सरंग व गर्त उत्पन्न होती है। अपन आगे पढ़ेंगे इनको क्या है सरंग और गर्त, फिलहाल अपन इसका इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, अनुप्रस्थ तरंग हो गई। कौन सी हो गई, अनुप्रस्थ तरंग। इसके जस्ट आगे देखेंगे अपन अनुदैर्ध्य तरंग।
या मैंने बोला ना अनुदैर्ध्य भी बोलते तो कोई दिक्कत है नहीं है। ये तरंग ये क्या होती है समझे, जैसे ये आपका माध्यम है, ये क्या करती है, माध्यम के अनुदिश गति करती है, ऐसे गति करती है, माध्यम के अनुदिश गति करती है। और ये क्या उत्पन्न करती है, कंपन उत्पन्न करती है। ये क्या करती है, कंपन। हमने वहां पढ़ा वो शर्त व सरंग व गर्त उत्पन्न करती है, और ये क्या करती है, कंपन उत्पन्न करती है। क्या करती है, कंपन। और इसके अंदर क्या होते हैं, संपीड़न व विरलन भी उत्पन्न होता है। क्या होता है इसके अंदर, संपीड़न, नजदीकी व दूर दूर का भी रहेगा, संपीड़न और विरलन भी उत्पन्न होगा इसके अंदर। याद रखें, संपीड़न और विरलन भी इसके अंदर उत्पन्न होगा। ये हमारी हो गई यांत्रिक तरंग। कौन सी होगी यांत्रिक तरंग, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है और अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अब हमारा जो दूसरा इसके अंदर बचा था अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग क्या होती है, अयांत्रिक तरंग इसको समझ लेना भाई। अयांत्रिक तरंग हमने पहले भी देखा, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और इसके और भी एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे गामा किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं, गामा किरण। और गामा किरण की खोज किसने की थी, बेक्यूरेल ने। किसने की थी, याद रखें, बेक्यूरेल ने गामा किरण की खोज की थी। एक होता एक्स किरण, क्या होती है एक्स किरण, इसकी खोज की थी रोंटजन ने। किसने, रोंटजन ने। ये सारी यांत्रिक ऊर्जा अपनी, रोंट, रो नेट रोंट, और ये होगा जन। एक आपके पास इसी के अंदर आप लिख सकते हो यांत्रिक तरंग के अंदर दर्श्य प्रकाश। कैसा प्रकाश, दर्श्य प्रकाश। दर्श्य प्रकाश की खोज याद रखें न्यूटन ने की थी। किसने की थी, न्यूटन। और एक एग्जांपल इसके अंदर लिखना चाहे तो पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, पराबैंगनी किरणें, वो भी आपकी कौन सी होती है, अयांत्रिक तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती है, अयांत्रिक तरंगें होती हैं। अयांत्रिक तरंगों के अंदर जैसे लघु रेडियो तरंगें भी होती हैं, दीर्घ रेडियो तरंगें, ये भी यांत्रिक तरंगें, अयांत्रिक तरंग के अंदर आती है। ये अपनी बातें यहाँ तक हो गई। ठीक है जी, ठीक है जी। देखें नेक्स्ट हमारे पास आती है ऊर्जा के गमन के आधार पर तरंगे। ऊर्जा के गमन के आधार पर, ठीक है ना। ऊर्जा के गमन के आधार पर दो प्रकार की होती है अपने पास। एक तो होती है परगामी तरंगे, और एक आपके पास होती है अपरगामी तरंगे। देखिए परगामी तरंग का मतलब क्या होता है, समझेंगे इस बात को। ऐसी तरंगे जो माध्यम में नियत वेग से, किस वेग से, नियत वेग से, कौन से वेग से, नियत वेग से आगे बढ़ती है ना, वो अपने पास कहलाती है परगामी तरंगे, जो नियत वेग से बढ़ती है। एग्जाम्पल इसका होता है जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। ये इनका वेग क्या होता है भाई, याद रखें नियत होता है। इनका वेग क्या होता है, नियत होता है। अच्छा अपरगामी तरंग क्या होती है, समझ लेना भाई। अपरगामी, समझना इस बात को। अपरगामी तरंग क्या होती है, माध्यम में जब दो एक जैसी तरंगे, जब दो एक जैसी का मतलब या तो वो अनुप्रस्थ हो, ठीक है, या फिर वो दोनों कैसी हो, अनुदैर्ध्य हो, यानी अनुदैर्ध्य हो। याद रखें, ठीक है ना। तरंगे एक ही चाल से, याद रखेंगे भाई, जब किसी माध्यम में एक बिंदु से जब दो तरंगे, चाहे वो अनुप्रस्थ तरंगे हो और चाहे अनुदैर्ध्य तरंगे हो, ठीक है ना, वो एक ही चाल से, चाल भी इनकी क्या होगी, एक ही चाल से, परंतु विपरीत दिशा में। दिशा कैसी होगी, परंतु दिशा इनकी क्या होगी, विपरीत होगी। और वो क्या करते हैं फिर, अर्धारोपण करती है। क्या करती हैं, अर्धारोपण करते हैं। और अर्धारोपण से बनने वाली जो नई तरंग है ना, वो आपकी अपरगामी तरंग कहलाएगी। यानी इसके अंदर कंडीशंस हैं, दोनों तरंगे एक जैसी होंगी, दोनों तरंगे क्या होंगी, एक जैसी। और आगे चलने के बाद ये क्या करेंगी, अर्धारोपण करेंगे। 100% बात है, अर्धारोपण करेंगी, तब तरंग क्या बनेगी, नई तरंग बनेगी। नई तरंग, न्यू वेव, नई तरंग। तो उस नई तरंग को अपन क्या बोलते हैं, अपरगामी तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरगामी
तरंग, याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे तरंग के लक्षण। तो तरंग के लक्षण आपके पास कौन कौन से होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, वो अपन देखते हैं। समझना भाई, समझ लेना, डायग्राम से समझेंगे अच्छे से कि वह तरंग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। देखो हम नॉर्मली एक तरंग की बात करते हैं, ठीक है, समझ लेना। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तरंग को, और ये यहाँ तक आ गई मान लो, ठीक है, ये यहाँ तक अपने पास क्या आ गई, तरंग है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसको बोला जाता आयाम। क्या बोला जाता है इसको, आयाम बोला जाता है, ठीक है जी। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ऊपर वाली, इसको बोला जाता है सरंग, क्या बोलते हैं। और नीचे वाला ये जो खड्डा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं गर्त, क्या बोलते हैं, गर्त, कोई दिक्कत नहीं। अब समझे भाई, जो आयाम होता है, ये देखें इस तरंग की एक माध्य स्थिति है ना, ये वाली माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन है, ये विस्थापन है ना, अधिकतम विस्थापन बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं इसको, आयाम बोलते हैं, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक जो है, इसको हम बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा। अच्छा, लेमडा क्या होता है, इसको लेमडा को बोला जाता है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य बोलते हैं, चाहे तरंग धैर्य बोल दें, एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा, तरंग धैर्य होती क्या है, तरंग जो होती है ना, तरंग, उसकी जो लंबाई होती है, लंबाई, उसको अपन क्या बोलते थे, तरंग धैर्य बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये अपने पास क्या हो गया, आयाम हो गया, ये अपने पास गर्त हो गया, ऊपर वाला सरंग होगा, ये इनका बीच का जो पॉइंट है, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, और ये पूरी तरंग है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें समझेंगे अपन, इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे। क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले अपन समझने वाले हैं तरंग धैर्य क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इसका मात्रक हो। मैं इसका मात्रक लिख रहा हूँ मीटर। क्या लिख रहा हूँ भाई, मीटर। क्यों रख रहा हूँ भाई मीटर, क्यों रख रहा हूँ, ये तरंग की लंबाई है, तरंग की क्या है, लंबाई। और हम जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये अपने पास होगा तरंग दैर्घ्य, और इसको दर्शाते हैं लेमडा से, इस लेमडा से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। एक आती है अपने पास आवर्ती, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, आवर्ती जिसको बोलते हैं, आवर्ती, ये लो, ठीक है। क्या होती है आवर्ती, एक सेकंड में कंपनों की जो संख्या होती है ना, एक सेकंड में, कितनी सेकंड में, एक सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। या निश्चित समय में उत्पन्न कंपन, बचा एक सेकंड बोल दो आप, एक सेकंड में उत्पन्न कंपन, एक सेकंड में उत्पन्न कंपन बोलते हैं, निश्चित समय में बोलते हैं, ठीक है ना। आवर्ती का जो मात्रक होता है ना, वो आपके पास होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, मात्रक आपके पास होता है जी हर्ट्ज। याद रखोगे, याद रखोगे, हर्ट्ज। इसके बाद एक चीज आयाम भी आती है। आयाम भी देखें, एक लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। एक होता आवर्तकाल, लगा जो समय होता है टोटल आवर्तकाल, और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है ना, वो आपका होता है, समय है तो समय का मात्रक आपको पता क्या होता है, सेकंड होता है। और एक बात और याद रखें, आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के युत्कर्मानुपाती होते हैं। कैसे कर्मानुपाती होते हैं, युत्कर्मानुपाती आवर्तकाल, ठीक है। अच्छा, वेग कैसे निकालते, किसी भी तरंग का ये वेग निकालने का फॉर्मूला होता है आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य, आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य, याद रखेंगे, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर और बचा है, वो ये बचा है, याद रखें। ये तो अपने पास होगी तरंग, ठीक है ना, तरंग का अपने पास इतना ही सिस्टम था, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गए, तरंग। तो याद रखेंगे तरंग कितने प्रकार की होती हैं, हमने तीन भागों के अंदर डिवाइड किया, डिवाइडेड थ्री टाइप्स, ठीक है ना। ऊर्जा के आधार पर भी देखा है, कंपन के आधार पर भी हमने देखा, माध्यम के आधार पर भी देखा है। तो ये हमारा लेसन
मतलब जो तरंग है वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट तरंग हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया तरंग। अब अपन बात करते हैं, किस पर बात करते हैं? ध्वनि पर। साउंड जो होता है ना अपना, साउंड जिसको बोला जाता है ध्वनि, इसके बारे में देखें। ध्वनि तो हम जानते हैं जो कुछ हमें सुनाई दे रहा है वो ध्वनि है, लेकिन जरूरी नहीं है हर ध्वनि हमें सुनाई दे। भाई जरूरी नहीं है ना हर ध्वनि सुनाई दे। तो ध्वनि जो है वो क्या होती है? देखें, इसके अंदर अपना इसके रेंज पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है ध्वनि परिसर। रेंज के हिसाब से क्या होता है? एक तो हमारे पास होती है अवसर्व ध्वनि। क्या होती है? अवसर्व ध्वनि मतलब है ऐसी ध्वनि जो मानव सुन नहीं पाता, ऐसी ध्वनि जो मानव नहीं सुन पाता। तो ये इसकी जो आवृत्ति होती है ना, इस ध्वनि की आवृत्ति वो आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवसर्व ध्वनि जो होती है इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो हम सुन नहीं पाते हैं, ये हमें सुन नहीं पाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, नंबर 2 पर जो बात करें, हम बात करते हैं सर्व ध्वनि। ये सब मानव सुन सकता, मानव सुन सकता है, सुन सकता है। अब मानव सुन सकता है तो रेंज, इसकी रेंज 20 हर्ट्ज से, याद रखेंगे इसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे मानव सुन लेता है। और तीसरा अपने पास आता है प्रासर्वे ध्वनि। परासर्वे ध्वनि, इसका क्या? ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, जबकि मानव सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज तक की, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है तो अधिक तो सुन ही नहीं पाएगा। मानव नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, सुन नहीं सकता। ठीक है जी, नहीं सुन सकता। तो कौन सुनता फिर इस ध्वनि को? इसको कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है, और एक आपने पढ़ा होगा चमगादड़। चमगादड़ क्या करता है? इसे सुन सकता भी। चमगादड़ तो अपना शिकार इसी से तो करता है ना। वो क्या करता है? अल्ट्रावायलेट साउंड जो उत्पन्न करता है, जिससे उसे पता चल जाता है। ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड जो होता है ना वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्या होता है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड याद रखें, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, किससे ज़्यादा होता है? ये परासर्ग ध्वनि होती है वैसे, और होती है कि तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो उससे अधिक, मोर देन है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से, ठीक है, अधिक होती है परासर्ग। अच्छा, अल्ट्रासाउंड क्या क्या काम करता होगा? अल्ट्रासाउंड देखें, एक तो क्या करता है, ये गर्भस्थ जो शिशु होता है ना, गर्भस्थ शिशु, उसकी जो शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं ना, उनका पता लगाता है। गर्भस्थ शिशु की शारीरिक क्रियाओं का पता लगाता है। ठीक है ना। एक ये चमगादड़ अपने पंखों से इसको करता है, तो वो अपना काम चलाता है इससे। कारखानियों से, चिमनियों से जो धुआं होता है ना, अंदर धुआं हो जाता है, उसको अलग करने के लिए भी काम करते हैं। कारखानों के अंदर कल पुर्जों को साफ करने में काम आता है। अच्छा, एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, दूध होता है ना, दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु जितने भी होते हैं ना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी काम में एक पथरी जो होती है ना, पथरी, पथरी का पता लगाया जाता है इससे। ठीक है ना। एक आपने देखा होगा ईसीजी, ईसीजी के अंदर भी इसका काम में लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड जो होता है उसको ईसीजी के अंदर भी काम में लिया जाता है, पथरी का पता लगाने में काम किया जाता है। चमगादड़ अपने पंखों से पता लगाता है। कल पुर्जे जो होते हैं उनको साफ करने के अंदर काम में लिया जाता है। ऐसे अल्ट्रासाउंड का बहुत सारे। अब अपने पास आता है कि ध्वनि जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है? ध्वनि की विशेषता, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्वनि की विशेषता से। तो क्या होती है ध्वनि की विशेषता? ठीक है ना। डिपेंडेड किस पर करती है? देखो, एक चीज होती है तारतवता, तारतवता जिसको प्रबलता बोला जाता है। प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल के अंदर। ठीक होती है ना। क्या होती है? सुन लेना। इंग्लिश को में इसको बोलते हैं लाउडनेस। क्या बोलते हैं? लाउडनेस। ठीक है, तारतवता को। और डेसिबल, अब ये जो होती है ना ध्वनि की विशेषता है, या डेसिबल जो डीबी जिसको मैं बोलूँगा, इसकी खोज किसने की थी? ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी।
देखें ध्वनि की तारत्वता हो जाए, ध्वनि की प्रबलता को मापती है। किसको मापती है? प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता को मापता है, ठीक है ना। ध्वनि की प्रबलता को मापने का काम करता है। तारत्व होती है, तारत्व का मतलब ध्वनि की प्रबलता, कितनी प्रबल है ध्वनि, कितनी तेज तक जा रही है, ठीक है ना, वो ध्वनि की प्रबलता होती है। और इस तारत्वता का जो मात्रक होता है वो आपका डेसिबल होगा। क्या होगा? डेसिबल होगा। और WHO के अनुसार 45 डेसिबल, 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है। मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि जो होती है ना वो 45 डेसिबल की होती है। जबकि हानिकारक जो होती है 75 डेसिबल से ऊपर की जो हानि होती, जो ध्वनि होती है ना वो हानिकारक होती है। ये ध्वनि हानिकारक है। कैसी है ये? हानि पहुंचाती है मानव को। ये अपनी क्या होती है? तारत्वता होती है, ठीक है ना, लाउडनेस होता है हमारा। याद रखेंगे इस बात को। एक दूसरा जो होता है इसका वो आता है तीव्रता। तीव्रता मतलब तेज। तीव्रता इसके इंग्लिश में PITCH, पिच बोला जाता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। हमेशा याद रखें ये डिपेंडेंट जो है वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ये ध्वनि में तीखेपन को प्रकट करती है, तीखेपन को। तीव्रता किसको प्रकट करती है? तीखेपन को प्रकट करती है। ये आवृत्ति पर डिपेंड। जैसे महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं सुने, उनकी क्या होती है? उनके अंदर तीखापन नहीं। आवाज जैसे महिलाएं, एक पुरुष है, पुरुष की आवाज कैसी होती है? भारी होती है। क्यों? आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति कम होती है, ठीक है ना। और महिलाओं के अंदर आवृत्ति क्या होती है? उनकी आवाज में आवृत्ति ज्यादा। जैसे महिला है, सुनना मेरी बात को, महिला बोलेगी तो कैसे? ऐसे आएगी आवाज, ऐसे इतनी जल्दी बोले थे। पुरुष बोलेगा वो ऐसे आराम से आएगी, ठीक है ना। तो याद रखें, ठीक है ना, ये तीखेपन को डिपेंड करती है। एक होता गुणवत्ता, क्वालिटी। तीसरा इसका पॉइंट होता है गुणता, जिसको हिंदी में बोला जाता है, और वैसे बोला जाता है क्वालिटी। क्या बोला जाता है? ये क्या होती है? दो ध्वनियों में अंतर ही क्या कहलाता है? गुणवत्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणवत्ता कहलाता है। याद रखेंगे इस बात को। दो ध्वनियों में अंतर ही क्या कहलाता है? गुणवत्ता कहलाता है, ठीक है भाई, याद रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो याद रखें। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल की बात कर रहा हूं। प्रकाश की चाल हालांकि सब जानते हैं, 3 यानी 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड। भाई 10 की पावर है, याद रखें किसकी पावर है? निर्वात में ध्वनि की चाल। समझ लेना इस बात को, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल, निर्वात में पढ़ रहा हूं मैं, याद रखें। ध्वनि और चाल कहाँ बता रहा हूं मैं? निर्वात में बता रहा हूं। कहाँ बता रहा हूं? निर्वात में। किसकी? ध्वनि की चाल होती है 0 मीटर पर सेकंड। याद रखेंगे इस बात को, 0 मीटर। जबकि एल्कोहल की बात करें ना, ध्वनि की चाल एल्कोहल के अंदर वो होती है 1213 मीटर पर सेकंड, 1213। वायु के अंदर समझ लेना ध्वनि की चाल, वायु के अंदर, किसके अंदर? वायु में ध्वनि की चाल, वायु के अंदर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन लोहे के अंदर देख लो आप, मेटल के अंदर, लोहा, लोहे के अंदर 5130, कितनी होगी? 5130 मीटर पर सेकंड। पानी में देख लें, चाहे आप किस में देख लें, पानी में देखें, पानी के अंदर होगी 1493 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर देख लें, चाहे एल्यूमिनियम के अंदर आपका होगा 6420 मीटर पर सेकंड। ये ध्वनि की चालें सारी। पानी के अंदर है 1493, वायु के अंदर है 332। निर्वात में ध्वनि की चाल होती है, निर्वात में होती है 0, निर्वात में कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड। जबकि एल्कोहल के अंदर कितनी होगी? 1213 मीटर पर सेकंड। ये बातें याद रखने लायक है सारी बातें, ठीक है। अब ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पढ़ रहे हैं ना, प्रभावित करने वाले कारक, ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है तापमान, टेम्परेचर। याद रखें, ताप आप बढ़ा दो, क्या कर दो? टेम्परेचर बढ़ा दो। ध्वनि है ना, ध्वनि, ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब बताएं
नॉर्मल सी आ गई ना बात, मैं ऐसा बोलूँ कि भाई ताप घटा दो तो ध्वनि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ताप बढ़ा दो तो, अब क्वेश्चन 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की स्पीड कितनी बढ़ती है? वो बढ़ती है 0.61 मीटर पर सेकंड, 0.61 मीटर पर सेकंड। एक आती है आर्द्रता, दूसरा पॉइंट इसका वैसे आर्द्रता ही होता है। आर्द्रता, आर्द्रता बढ़ा दो, आर्द्रता बढ़ा दो, ध्वनि भी बढ़ जाएगी। आर्द्रता बढ़ा दो, ध्वनि भी बढ़ जाएगी। अच्छा हवा, हवा क्या होगी? देखो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा तो ध्वनि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और विपरीत दिशा होगी तो ध्वनि क्या हो जाएगी? कम। और हवा की दिशा में ध्वनि, हवा की दिशा में तो ध्वनि क्या हो जाएगी? हो जाएगी क्या? बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगी? ध्वनि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी हवा की दिशा में यदि होगा तो। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है दाब, प्रेशर। चाहे आप दाब बढ़ा दो, चाहे दाब कम कर दो, ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखें, ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, ये हो गए ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक।